तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ऑथराइजेशन मॉड्यूल। पिछली वीडियो को आपने अगर नहीं देखा होगा तो पूरा सेटअप और स्ट्रक्चर हमने पहले की वीडियो में किया, तो आप उसे देख लीजिए। अब हम ऑथराइजेशन का एक नया मॉड्यूल बना देंगे और उसके अंदर रजिस्टर और लॉगिन नाम के दो कंपोनेंट। ये ऑथ नाम से एक कंपोनेंट बन चुका है और ng जनरेट कंपोनेंट ये रजिस्टर का कंपोनेंट बन गया और ये लॉगिन का कंपोनेंट बन चुका है जो हमने ऑथराइजेशन का मॉड्यूल बनाया था। अब यहाँ पे मैं शेयर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये ऑथ का मॉड्यूल जो है वो ऐप कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें रजिस्टर कंपोनेंट यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि वो राउट हमने अभी तक यूज़ नहीं किया था। तो ये राउट्स के अंदर रजिस्टर आया तो कंपोनेंट रजिस्टर कंपोनेंट। अब यहाँ पे रजिस्टर लिखेंगे तो रजिस्टर वर्क आ गया। अगर आप पहले की इधर देखें तो रजिस्टर में मेरे पास दो डिवीज़न थे, एक रजिस्टर फॉर्म के लिए और दूसरा इन्फॉर्मेशन के लिए। ये रजिस्टर फॉर्म नाम से एक डिवीज़न बना दिया और ये लाइब्रेरी इन्फो बोल के दूसरा डिवीज़न बना दिया। अभी के लिए मैं इन्फो लिख देता हूँ और इसमें फॉर्म लिख देता हूँ। तो होस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और इस पे बॉर्डर डाल देता हूँ। ये बॉर्डर आ गई। अब इसकी जो हाइट है वो 100% कर देंगे। ये 100% आ गई। अब जो लाइब्रेरी इन्फो है उसकी विड्थ में 400 पिक्सल कर देता हूँ और इसके ऊपर जो बॉर्डर है वो डाल दिया। और रजिस्टर फॉर्म को देखिए मैंने 600 पिक्सल विड्थ रखा है और इसको भी बॉर्डर दे दिया। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, इसीलिए मैं होस्ट एलिमेंट की विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ और 90% कर देता हूँ। अब जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो हम मैट लिस्ट आइटम और इसमें मैं डाल देता हूँ एक पैराग्राफ जो भी हमें डिस्प्ले कराने का है। सो वंस यू क्रिएट अकाउंट अप्रूवल रिक्वेस्ट विल बी सेंड, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन उसके ऊपर पहले हेडिंग डालना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन बोल के H1 टैग, और फिर ये पैराग्राफ आएगा। तो ये यू कैन हैव मैक्सिमम 3 बुक्स ऑर्डर्ड, ये वाला भी डाल दिया। ये वाला भी ओवरफ्लो हो रहा है। अब लाइब्रेरी इन्फो में सबसे पहले पैडिंग डाल देता हूँ, तो अब ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसके अंदर एक एक लिस्ट आइटम को हम टारगेट करेंगे। अब एंगुलर मटेरियल जो है वो हर एक लिस्ट आइटम की हाइट जो है वो खुद ही डिसाइड करके डाल देता है, इसीलिए हमें उसको हाइट को ओवरराइड करना पड़ेगा, हाइट ऑटो करना पड़ेगा। यानी कि अब हाइट जो है वो कंटेंट के हिसाब से डिस्प्ले होगी। लेकिन इसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है तो उस पर एक स्टाइल होती है वाइट स्पेस नॉर्मल बोल के, ये लगा दिया तो ओवरफ्लो नहीं होगा कंटेंट। जैसे ही वाइट स्पेस दिखेगा वो नीचे जाएगा। ये वाइट स्पेस मतलब अपनी नॉर्मल स्पेस। फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करके स्टाइल इटैलिक कर देंगे और टेक्स्ट अलाइन जो है वो जस्टिफाई कर देंगे। और ये जो बॉर्डर पूरी दिख रही है इसको मैं अभी लेफ़्ट कर देता हूँ, तो एक जगह पे ही बॉर्डर दिखेगी। अब देखिए ये बराबर इसी तरीके से दिख रहा है। अब ये तो हमने दो ही पैराग्राफ डाले थे, अब बाकी के भी मैं सेम है, अभी बस ऐड करते जाना है। तो अब देखिए मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये अब बराबर दिख रहा है, जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं बराबर एग्जैक्ट वही ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा है। तो अब देखिए मैंने इसको ज़रा एक साथ दोनों दिखाने के लिए इसको रीअरेंज किया। इसका इन्फॉर्मेशन वाला जो अभी डाला था वो इसको मैंने ng फॉल्स कर दिया तो ये दिखेगा नहीं, और साइड ने अभी टेम्परेरीली क्लोज़ किया, बाद में इसे हम ऑन कर देंगे। तो अब जो फॉर्म होने वाला है वो होगा हमारा मैट कार्ड के अंदर। तो उसके लिए मैट कार्ड लेंगे और उसमें मैट कार्ड हेडर डाल के इसके अंदर मैट कार्ड टाइटल में क्रिएट अकाउंट लिख देंगे और जो अपना फॉर्म होगा वो होगा मैट कार्ड कंटेंट के अंदर। अब जो अपना मैट फॉर्म होने वाला है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रिड में होने वाला है, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 इनपुट एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए मैं एक मैट ग्रिड डाल देता हूँ, मैट ग्रिड लिस्ट। कॉलम्स जो है वो 2 होंगे, रो हाइट 100 पिक्सल, और इन सब के अंदर मैट ग्रिड स्टाइल। तो ये देखिए ये एक ग्रिड एलिमेंट आ गया है और ये टोटल 6 एलिमेंट्स मैंने डाल दिए। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह आएगा, लेकिन ईमेल वाला जो पार्ट है वो 2 कॉल स्पैन होगा क्योंकि वो पूरा दिखने वाला है रो, और उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर आएगा, उसको भी मैंने पूरा रो डिस्प्ले किया है। तो ये कुछ अब बराबर दिख रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड रिपीट पासवर्ड। अब उसके नीचे मैट कार्ड के बाद अपना आता है मैट कार्ड एक्शंस बोल के। एक्शंस के अंदर हम कोई भी बटन्स वगैरह डाल सकते हैं। तो अभी के लिए इसमें हम डालेंगे रजिस्टर का बटन, रेज्ड बटन, कलर, एक्सेंट, और उसके बाद लॉगिन का लिंक देने का है। उसके लिए भी हम मैट कार्ड एक्शंस यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैट कार्ड एक्शंस में मैंने एक हेडिंग टैग डाल दिया, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और एंकर टैग में स्ट्रोक्ड बटन करके उसको
लॉगिन कर दिया और उसका एक राउटर लिंक भी डाल दिया। तो उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन पे जाएगा, पर पेज नॉट फाउंड आ रहा है इसका। तो ग्रिड डालने का काम यहाँ पे हो चुका है। ये कलरिंग जो मैंने अभी किया था टेम्परेरीली, उसको हटा देता हूँ अभी। अब इसके बाद इसमें हम पहले इसमें फर्स्ट नेम के लिए एक इनपुट एलिमेंट डाल देंगे। तो यहाँ पे मैट एंगुलर मटेरियल में मैट फॉर्म फील्ड बोल के एक होता है, वो यूज़ करेंगे। इसमें हम इनपुट एलिमेंट लेंगे और इस पर मैट इनपुट एट्रीब्यूट डाल देंगे, तो ये आ जाएगा। लेकिन इसका लेबल अभी तक आया नहीं है और इसका कलर जो है वो अपने को एक्सेंट चाहिए। और अभी यहाँ पे देखें तो इस पे लेबल कुछ आ ही नहीं रहा है। मैट लेबल फर्स्ट नेम, तो अब फर्स्ट नेम आ रहा है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो ऐसे बीच में ही दिख रहा है, तो इसीलिए इसकी विड्थ में 100%। तो कुछ इस तरीके से एक इनपुट एलिमेंट हमने डाल दिया फर्स्ट नेम। अब इसी के जैसा यही कोड में लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, और फर्स्ट नेम की जगह ये होगा लास्ट नेम। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में जो है वो गैप नहीं है, चिपक के आ रहा है। तो उन ग्रिड एलिमेंट्स के बीच में अगर गैप डालना हो तो ग्रिड लिस्ट के ऊपर एक एट्रीब्यूट आता है गटर साइज़ बोल के, इसमें जो भी वैल्यू हम देंगे पिक्सल में वो वैल्यू वहाँ पे लग जाएगी। तो मैं 10 पिक्सल डाल देता हूँ, तो ये गैप आ गया इन दोनों के बीच में। अब लास्ट नेम के बाद मैं डाल देता हूँ ईमेल। ये ईमेल डल गया, पूरा आ गया दोनों कॉलम। ये मोबाइल नंबर आ गया, सभी कुछ सेम है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कोड को। ये पासवर्ड, ये रिपीट पासवर्ड आ गया। अब जो बचा हुआ इसका स्टाइल है वो मैं कर देता हूँ। ये जो अपना मैट कार्ड का हेडर था इसको हम सेंटर में लाएंगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिएट अकाउंट का जो कलर है वो ग्रीन है, और वो ग्रीन भी एक्सेंट कलर यूज़ किया है मैंने। तो पर यहाँ से हम एंगुलर मटेरियल का जो एक्सेंट कलर है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि हम SCSS यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वो एक्सेस कर पाएंगे। अब CSS से वो एक्सेस नहीं होगा, वो SCSS से ही होगा। तो अगर आप CSS यूज़ कर रहे हैं तो इसको जाने दीजिए, वाइट कलर ही रहने दो, या आप कोई भी अपना ग्रीन कलर डाल दो। अगर आप SCSS यूज़ कर रहे हो तो इसको देखो कैसे करना है। तो सोर्स फोल्डर में मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ theme.scss बोल के, और एंगुलर मटेरियल को यूज़ करना हो SCSS में तो हमें ये पैकेज जो है एंगुलर मटेरियल का, इसको मैट के वेरिएबल में डाल दिया और यहाँ से हम यूज़ कर पाएंगे। अब एंगुलर मटेरियल में जब भी कोई थीम आता है तो उसके टोटल 3 पैलेट्स को कंबाइन करके बनता है। एक प्राइमरी कलर का पैलेट जो कि इस केस में ये पर्पल है, दूसरा एक्सेंट कलर का पैलेट जो कि ये ग्रीन है, और वॉर्न कलर का पैलेट। तो इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो थीम बनती है, और वो पैलेट के अंदर जो कलर होंगे उसमें से ये वाला ग्रीन कलर ले लेंगे हम। मैं अभी एक्सेंट कलर के पैलेट को फेच करता हूँ, तो उसके लिए देखिए एक वेरिएबल बना दिया डार्क एक्सेंट बोल के, और ये मैट के अंदर एक फंक्शन होता है डिफाइन पैलेट। तो जो भी हम कलर देंगे वो पैलेट वो फेच कर देगा। ये ग्रीन पैलेट बोल के मटेरियल वालों, एंगुलर मटेरियल वालों ने ऑलरेडी बना के रखा है, जो कि ये एक्सेंट कलर का पैलेट है। ग्रीन का पैलेट लिया और उसमें 2-3 कलर कोड्स डाल दिए, तो इन सब कलर का एक पैलेट बन गया। अब इस पैलेट के अंदर से जो ये वाला कलर है वो मैं एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक मैट के अंदर वापस एक फंक्शन है गेट कलर फ्रॉम पैलेट। तो जो भी पैलेट का वैल्यू हम पास करेंगे और उसके बाद जो कलर का कोड देंगे, तो वो कलर उस पैलेट के अंदर अगर हुआ तो वो रिटर्न हो जाएगा। हम उसके अंदर का A to 100 वाला जो कलर है वो फेच कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हमें ये कलर चाहिए वहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे फाइल को। तो ये फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे डार्क एक्सेंट 200 कर देंगे, सेव किया तो ये देखिए कलर बराबर वही ग्रीन आ गया। मैंने जानबूझ के वही कलर चूज़ किया था A to 100। उसके बाद आएगा मैट कार्ड एक्शंस। उसमें जो बटन है हमारा उसमें मार्जिन ऑटो और विड्थ 80%, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद जो हमने H4 का टैग लिया था उसको बस मैं कोई भी हेडिंग टैग में नीचे मार्जिन आती है HTML में तो 0 करके राइट में पैडिंग डाल देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये स्टाइल बराबर हो चुका है। अब इसकी जो बॉर्डर है वो मैं निकाल देता हूँ, नहीं चाहिए। इसको अब हमें रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करना है टाइपस्क्रिप्ट में, तो उसके लिए रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल चाहिए, तो वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा शेयर्ड मॉड्यूल में। तो यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिया, उसको मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ये फॉर्म बिल्डर की मदद से ये हम फॉर्म बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा अपना फॉर्म ग्रुप। अब ये रजिस्टर फॉर्म को हम फॉर्म बिल्डर से एक ग्रुप बनाएंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे। फर्स्ट नेम, ये भी एक कंट्रोल होगा,
FB डॉट कंट्रोल, इनिशियल वैल्यू होगी इसकी एम्प्टी। इसी तरीके से लास्ट नेम, ये बन गया लास्ट नेम, और बाकी के फील्ड्स भी मैं डाल देता हूँ। इसके बाद ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड जैसे सारे फील्ड मैंने डाल दिए। और ये फील्ड्स जो है इसकी इनिशियल वैल्यू समझ लो मैंने D रख दिया। अब ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने कनेक्ट ही नहीं किया, तो वो कनेक्ट कर देंगे अभी। तो पेरेंट एलिमेंट पे फॉर्म ग्रुप आएगा, रजिस्टर फॉर्म लिख देंगे। अब इसके अंदर एक एक एलिमेंट पे वो फॉर्म कंट्रोल नेम डाल देंगे हम, फॉर्म कंट्रोल नेम, जो भी हमने अंदर नाम सिलेक्ट किया था फर्स्ट नेम। इसी तरह अब सेव कर दूंगा तो यहाँ पे D आ जाएगा, यानी कि ये बराबर काम कर रहा है। अब इसी तरीके से मैं लास्ट नेम वगैरह भी डाल देता हूँ। ये लास्ट नेम, ये ईमेल, ये मोबाइल नंबर, ये पासवर्ड और ये रिपीट पासवर्ड, और ये मोबाइल के लिए मैं मोबाइल नंबर कर देता हूँ। तो अब कुछ बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को डालना है इसके ऊपर वैलिडेशंस। तो वैलिडेशंस डालने के लिए कॉमा देखिए, नेक्स्ट पैरामीटर एक एरे का होता है जो कि अलग अलग वैलिडेशंस लेगा। वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये फील्ड रिक्वायर्ड हो जाएगी, हर एक फील्ड को हम रिक्वायर्ड कर देंगे। इसको सेव किया। अब इसके ऊपर देखिए स्टार आ चुका है, लेकिन इसमें एक वैलिडेशन तो आ गया लेकिन मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए एक एलिमेंट है मैट एरर बोल के, तो इसमें मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। लेकिन सेव करने के बाद एरर अगर आया तो अब देखिए फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे बस हमें मैट एरर डालना है। जैसे ही इस एलिमेंट के ऊपर एरर आ जाएगा, उसका मैट एलिमेंट जो है वो मैट एरर जो है वो अपने आप ही डिस्प्ले हो जाएगा। अभी एरर नहीं है, अभी एरर आ जाएगा। जैसे मैं वैल्यू डाल दो एरर निकल गया, वापस आ गया। तो यही फील्ड में लास्ट नेम में, ईमेल में और ये मोबाइल नंबर, रिपीट पासवर्ड में भी सेम तरीके के फील्ड आ चुके हैं। लेकिन पासवर्ड के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आई का बटन था जो कि क्लिक करने के बाद बंद या चालू होता है, तो वो हमें आइकॉन डालना पड़ेगा। पासवर्ड के अंदर एक बटन डालेंगे, ये होगा मैट आइकॉन बटन। इसके अंदर होगा मैट विजिबिलिटी ऑन, ये वाला आइकॉन हो जाएगा उसमें। तो ये ऐसे आ गया, लेकिन ये हमें साइड में चाहिए, तो उसके लिए मैट सफिक्स, तो ये आ गया साइड में। लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद कुछ हो नहीं रहा, तो हाइड पासवर्ड कंटेंट बोल के एक वेरिएबल बनाया। अगर ये ट्रू हुआ तो हाइड करेंगे, वरना तो यहाँ पे मैंने एक कोड डाला है मैट आइकन में, जहाँ पे विजिबिलिटी ऑन था भी हाइड पासवर्ड कंटेंट अगर ट्रू हुआ तो हाइड करना है, इसीलिए विजिबिलिटी ऑफ आएगा, वरना विजिबिलिटी ऑन आ जाएगा। तो अभी इसको सेव कर दूंगा तो अभी के लिए ऑफ हो जाएगा, लेकिन पासवर्ड के अंदर की वैल्यू तो दिख ही रही है। तो इनपुट के ऊपर ये टाइप का जो एट्रीब्यूट होता है, इसको टेक्स्ट रखे, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो, इसीलिए दिखता है। अगर पासवर्ड कर दिया तो वो डॉट डॉट दिखेगा। तो अगर हाइड पासवर्ड ट्रू है तो वो टाइप पासवर्ड होगा, वरना टेक्स्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सेव करता हूँ, तो अभी देखिए डॉट आएगा। तो ये बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हाइड पासवर्ड कंटेंट को हम निगेट कर रहे हैं उल्टा। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, क्लिक करूँगा तो ये दिखने लगेगा, और ये अब ये नहीं दिख रहा। और ये सेम चीज़ रिपीट पासवर्ड के ऊपर भी कर देता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी डाल दिया। लेकिन इससे क्या होगा कि दोनों एक ही साथ होंगे। अगर आपको दोनों अलग अलग करना है तो दोनों दो अलग वेरिएबल बनाइए और वहाँ पे करिए। अब जो वैल्यू, अब रजिस्टर का बटन अगर देखें तो इसके ऊपर अगर कुछ एरर है तो ये डिसेबल होना चाहिए। तो वो करना बहुत ईजी है। इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड बोल के, और अपना जो रजिस्टर फॉर्म है ये अगर इनवैलिड हुआ, यानी कि इसके ऊपर कोई भी एक भी एरर हुआ तो इसे डिसेबल कर दो। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सारे वैल्यूज़ डाल दिए हैं, तो ये एनेबल हो चुका है। एक भी वैल्यू डिलीट कर दूंगा और इस पर एरर आया तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब जब भी हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा जो होगा रजिस्टर का, जिससे कि हम बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये रजिस्टर नाम से एक फंक्शन होगा, यहाँ पे वो फंक्शन बना देंगे हम। यहाँ पे अपने को वो एक एक करके वैल्यूज़ एक्सेस करने होंगे। लेट यूज़र इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ इसको, और इसमें फर्स्ट नेम होगा अपना रजिस्टर फॉर्म के अंदर से हम लेंगे अपना फर्स्ट नेम और इसकी वैल्यू लेंगे। तो कुछ इसी तरीके से मैं बाकी के फील्ड्स भी डाल देता हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिए। तो अब जब भी हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र में आ जाएगा, और इसके बाद हम यहाँ पे हम बैकएंड पे कॉल लगा सकते हैं। तो अभी तक हमारा रजिस्टर का फॉर्म तो बन चुका है। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का फॉर्म भी बनाना है हमें। अब देखिए लॉगिन के लिए हमें सबसे पहले राउट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमने इसके राउट सेट ही नहीं किए।
तो अगर राउट में लॉगिन हुआ तो लॉगिन का कंपोनेंट डिस्प्ले करना है। तो ये यहाँ पे आ गया लॉगिन वर्क्स। अब लॉगिन का फॉर्म एग्जैक्ट सेम है जैसे रजिस्टर का है, इसमें भी मैट कार्ड होगा। तो ये मैट कार्ड का हेडर और टाइटल मैंने डाल दिया। लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए वापस से फॉर्म ग्रुप जिस तरीके से रजिस्टर फॉर्म बनाया था वैसे, और ये फॉर्म ग्रुप के अंदर 2 ही फील्ड होने वाले, ईमेल और पासवर्ड, और इन दोनों के ऊपर रिक्वायर्ड के वैलिडेशंस भी डाल दिया और इनिशियल वैल्यू नल दे दी, एम्प्टी। अब ये मैट कार्ड कंटेंट में आएगा, फॉर्म ग्रुप इसमें लगा दिया, फॉर्म ग्रुप लॉगिन फॉर्म। और उसके बाद देखिए वापस से सेम किया, इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया कोड को। मैट फॉर्म फील्ड, इनपुट लेवल ईमेल, और ये फॉर्म कंट्रोल नेम ईमेल, और मैट एरर। इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका CSS लगाकर ठीक कर देंगे अभी। और वापस से पासवर्ड को हाइड करने के लिए हाइड पासवर्ड, और सेम कोड यहाँ पे कॉपी किया है मैंने, हाइड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, जो भी अभी एक्सप्लेन किया सेम। तो इसको मैं सेव कर दूंगा तो पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। मैट कार्ड एक्शंस डाल दिया इसके अंदर, जिसमें होगा बटन, रेज्ड बटन, और क्लिक करने के बाद ये लॉगिन नाम का फंक्शन कॉल होगा। और अब लॉगिन से इधर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो सेम वही कोड है। मैट कार्ड एक्शंस में डोंट हैव अकाउंट, तो यहाँ पे बस रजिस्टर का ऑप्शन डाल देंगे। अब ये मेथड मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो मेथड क्रिएट किया, इस तरीके से आ गया। इसका CSS लगाएंगे। तो ये होस्ट को देखिए, डिस्प्ले ब्लॉक्स, विड्थ 400 पिक्सल, और बॉर्डर अभी के लिए कुछ रखी नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैट कार्ड के अंदर मैट हेडर जो होता है, इसको हमें सेंटर में ला रहा है। और वापस से सेम मैट कार्ड टाइटल का फॉन्ट बढ़ाकर डार्क एक्सेंट लगा देंगे। अब वो फाइल हमने अभी इंपोर्ट नहीं की, तो यहाँ पे फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। सेव किया तो अभी इसका कलर ग्रीन हो गया। अब मैट फॉर्म फील्ड जो इसके अंदर आता है, विड्थ 100 करके इसमें टॉप पैडिंग में टॉप डाल दिया 1 रेम, तो दोनों के बीच में गैप भी आ जाएगा। और मैट कार्ड एक्शंस के लिए वापस से सेम ही स्टाइल में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। विड्थ 80%, मार्जिन ये है, और इसमें मार्जिन 0 और 1 रेम, सेम ही है जो रजिस्टर के जैसा। तो लॉगिन फॉर्म में इतना ही था। इसके ऊपर देखिए एरर भी आ जाएंगे। और लॉगिन इन्फो जब हम रिट्रीव करेंगे क्लिक करने के बाद, तो ईमेल वापस से ईमेल से आएगा और पासवर्ड यहाँ से आ जाएगा। तो लॉगिन फॉर्म मैंने अभी थोड़ा फास्ट बनाया क्योंकि सब कुछ सेम था इसलिए। तो लॉगिन फॉर्म का UI बन चुका है। रजिस्टर पे जाएंगे तो रजिस्टर, लॉगिन पे गए तो लॉगिन। अपना बैकएंड का सेटअप करेंगे, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बैकएंड का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे बना लिया था। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डाउनलोड करता हूँ। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज़ करने के लिए अपने को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर जो पैकेज है वो लगेगा, और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स का जो पैकेज है वो लगेगा। तो डिपेंडेंसीज में गए, मैनेज नूगट पैकेजेस, SQL सर्वर लिया, ये इंस्टॉल हो गया। ये टूल्स वाला जो पैकेज है, ये टूल्स वाला पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। तो दोनों पैकेज ही चाहिए अपने को। हमें मॉडल्स बनाने पड़ेंगे जो कि डेटाबेस में सेव होंगे। तो उसके लिए मैं नया फोल्डर बनाता हूँ। इसमें सबसे पहले बनेगा यूज़र का एंटिटी। अब यूज़र के अंदर अपने बेसिक जो फ्रंट एंड में थे वही फील्ड्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, और सब कुछ स्ट्रिंग है, बस ID इंटीजर है। इसके बाद और एक फील्ड चाहिए जो बैकएंड के लिए होगा। हमने अकाउंट कब क्रिएट किया, तो डेट टाइम होगा ये क्रिएटेड ऑन। इसके बाद हमें चाहिए यूज़र का टाइप, तो उसके लिए enum बनाना पड़ेगा। तो ये यूज़र टाइप का enum है नन, एडमिन और स्टूडेंट, तो हम वो भी स्टोर करेंगे। तो ये UI से नहीं आएगी फील्ड, बस यहाँ से सेव हो जाएगी डेटाबेस में। उसके बाद हमें चाहिए अकाउंट स्टेटस का एक enum जो कि होगा अनअप्रूव्ड, यानी कि जब रजिस्टर हम करेंगे तो बेसिकली रिक्वेस्ट जाने वाली है, तो उस केस में हमारा स्टेटस होगा अनअप्रूव्ड। और जब अप्रूव हो जाएगी और हम यूज़ कर पाएंगे तो एक्टिव स्टेट में जाएगा, और उसके बाद ब्लॉक्ड स्टेट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम रखेंगे अपना स्टेटस अनअप्रूव्ड। तो ये यूज़र का क्लास यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हमें लगने वाला है बुक नाम का क्लास, और उसके पहले हमें लगेगा बुक कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी भी स्टोर करने का है। तो कैटेगरी सिंपल है, ID कैटेगरी और सब कैटेगरी, इतना ही है इसमें। और इसके बाद जो बुक का क्लास होगा ये कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे होगा ID बुक का, टाइटल, ऑथर, प्राइस। ये बुक ऑर्डर हुई है कि नहीं ये देखने के लिए बुलियन वैल्यू। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का ये कन्वेंशन आपको पता होगा कि अगर हमें कोई फॉरेन की डालनी होगी तो उस टेबल का नाम डाल के उसके सामने ID लिख देंगे। और अगर ये जो ID वाली फील्ड हमें फेच भी करना है तो उसके लिए ये वेरिएबल डाल के रखा है यहाँ पे। अगर चाहिए होगा तो करेंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क, नल भी हो सकता है ये।
तो बेसिकली एक बुक जो है वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करेगी, इसीलिए बुक कैटेगरी आईडी डाल दिया इसमें, फॉरेन की के जैसा। और इसके बाद लास्ट क्लास बनाने वाला हूँ मैं, जो कि होगा ऑर्डर का। तो ये भी सेम आईडी, जिस यूज़र ने ऑर्डर किया उसकी आईडी, कौन सी बुक ऑर्डर की है उसकी बुक की आईडी, ऑर्डर का डेट, रिटर्न किया है कि नहीं, येस नो, अगर येस तो कब रिटर्न किया वो, और अगर नहीं है तो नल रहेगा। और फिर फ़ाइन जो भरा है उसका फ़ाइन पेड। अब डेटाबेस में अगर हमें पूरे ये टेबल्स बनाने हैं तो उसे डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा हमें। इसको हमें डिराइव करना पड़ेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से आएगा। इसमें हमें कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस ये इनपुट लेगा और ये हमें बेस कंस्ट्रक्टर को पास करना पड़ेगा। और इन सब के अंदर मैं डीबी सेट के प्रॉपर्टीज़ बना देता हूँ, यूज़र्स, बुक कैटेगरीज, बुक्स और ऑर्डर्स, ये 4 टेबल जो भी हमें चाहिए उसके इसके डीबी सेट्स। तो यहाँ पे जो इनम्स हमने बनाए हैं, तो यूज़र टाइप का इनम जब स्टोर होगा तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इनम जो है वो एरे के हिसाब से काम करते। तो पहला एलिमेंट 0 तो इंडेक्स पे होता है, दूसरा फर्स्ट, तीसरा सेकेंड। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडमिन है तो एडमिन ही सेव होना चाहिए, और रिट्रीव करेंगे तो एडमिन ही आएगा वर्ड। तो वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लास में। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर कन्वेंशंस बोल के। बिल्डर में प्रॉपर्टीज़, कौन सी टाइप अगर इनपुट आई तो यूज़र हैव कन्वर्जन टू स्ट्रिंग, और उसी तरीके से अकाउंट स्टेटस को, अब जिस भी मॉडल में यूज़र टाइप नाम की प्रॉपर्टी आएगी उसकी वैल्यू इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और वो सेव हो जाएगी। अब हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम SSMS में जाएंगे। तो न्यू डेटाबेस, इसका नाम देता हूँ मैं YT लाइब्रेरी MS और ओके कर देता हूँ। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे बस इतना ही करना था, बाकी सब हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से ही कर लेंगे। अब जब डेटाबेस क्रिएट होगा तो मुझे टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी कुछ डेटा चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसे हम सीडिंग बोलते हैं। ऑन मॉडल क्रिएटिंग में ओवरराइड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एडमिन को डाल देता हूँ। तो ये देखिए एंटिटी यूज़र हैज़ डेटा। तो जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे हमें एडमिन बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक एडमिन आ ही जाएगा उसमें। और ये जो कोड आपको नीचे गिटहब में मिलने वाला है उसके अंदर ये ऑलरेडी होगा, तो आपको बस अपडेट डेटाबेस कॉल करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब बुक्स के लिए मैं 60 बुक्स का डेटा मैंने बना लिया है, तो वो मैं एक साथ इसमें डाल देता हूँ। बुक्स कैटेगरी, इसके बाद ये देखिए जूम आउट करके दिखाता हूँ, इतने सारे बुक्स, 60 बुक्स मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब हमें चाहिए डेटाबेस का स्ट्रिंग, तो उसके लिए व्यू SQL ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इसके SQL सर्वर, डेटाबेसेस, ये हमने डेटाबेस बना दिया। इसकी जाएंगे प्रॉपर्टीज़, कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, तो इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करेंगे और ऐप सेटिंग्स के अंदर इसको सेव करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग्स DB, और ये वैल्यू इसमें आ गया। इसका पासवर्ड ये है, आपको पासवर्ड आएगा नहीं, आपका नॉर्मल है। मैंने SQL ऑथेंटिकेशन यूज़ करके रखा है इसलिए मुझे पासवर्ड आता है। और यहाँ पे अपना डेटाबेस का नाम वगैरह आ जाएगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग डालने के बाद इसे हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऐप सर्विसेज बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड DB कॉन्टेक्स्ट, यूज़ SQL सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन से गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, नाम होगा DB, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने डाल दिया। तो अब ये डेटाबेस का काम तो पूरा हो गया है। तो मैं सीधा पैकेज मैनेजर कंसोल में जाता हूँ, नोवेट पैकेज, यहाँ पे जाने के बाद ऐड माइग्रेशन इनिशियल DB, ये बिल्ड करेगा प्रोजेक्ट को। बिल्ड सक्सीडेड, और माइग्रेशन देखिए बराबर बन चुके हैं, ये आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। तो आपको बस करना क्या है कि वो प्रोजेक्ट ओपन करिए। सबसे पहले आप बस SSMS में जाके ये डेटाबेस बनाइए। कनेक्शन स्ट्रिंग तो ऑलरेडी डली हुई होगी, उसके अंदर बस आपको आपने जो डेटाबेस का नाम दिया वो इसमें डालना है, और उसके बाद बस आपको यहाँ पे आके अपडेट डेटाबेस, बस इतना ही करना है। ऐड माइग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके ही आपको दिया है।
तो डेटाबेस देखिए बन चुका है। इसके अंदर जो अब यहाँ पे मैं आके बुक्स देखता हूँ तो देखिए सारे बुक्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं ये कंट्रोलर में आके कंस्ट्रक्टर में कॉन्टेक्स्ट का क्लास बना देंगे, प्रॉपर्टी भी बना देंगे कॉन्टेक्स्ट बोल के। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो अब रजिस्टर का एक एंड पॉइंट बना दूंगा मैं और वही हम फ्रंट एंड से कॉल करेंगे। रजिस्टर का जो एंड पॉइंट होने वाला है वो होगा HTTP पोस्ट के लिए, क्योंकि हम डेटा सेंड करने वाले हैं UI से, और ये रजिस्टर लिख के आएगा। जो भी हम डेटा सेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली डीसीरियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट का स्टेटस जो है वो अनअप्रूव्ड कर देंगे यहीं से। उसके बाद यूज़र डॉट टाइप जो है वो स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि एडमिन का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। क्रिएटेड ऑन डेट टाइम नाउ, यानी कि अभी बनाया इसलिए डेट टाइम डॉट नाउ। कॉन्टेक्स्ट जो क्लास हमारे पास था उसमें यूजर्स डॉट ऐड और फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। और जैसे ही हम इंसर्ट कर लेंगे मैसेज सेंड करेंगे हम कुछ इस तरीके से, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, योर अकाउंट हैज़ बीन सेंट फॉर अप्रूवल, वंस इट इज़ अप्रूव्ड यू विल गेट एन ईमेल। यही से UI से कॉल होगा कि नहीं वो देखेंगे। अब देखिए बैक एंड का कॉल करना है तो हमें HTTP क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी, और HTTP क्लाइंट हमें लगभग सारे कंपोनेंट में यूज़ करना है, क्योंकि लगभग सभी से हमें बैक एंड का कॉल करना है। इसीलिए वो हम एक सर्विस बनाएंगे जो कि शेयर्ड मॉड्यूल में होगी, और उसके अंदर वो सारा कोड लिखेंगे, और इसका नाम होगा API सर्विस, शेयर्ड मॉड्यूल में सर्विसेज, और ये API सर्विस यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर हम क्लाइंट, अब HTTP क्लाइंट इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन वो एक मॉड्यूल में आता है, वो मॉड्यूल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल बोल के। तो इसके अंदर वो HTTP क्लाइंट मिलेगा अपने को। रजिस्टर का एक फंक्शन बनाता हूँ HTTP डॉट पोस्ट, ये बेस URL आएगा, और जो डेटा आएगा वो हम यहाँ से लेंगे एनी डेटा, और वो यूज़र यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और जो हमारा रिस्पॉन्स टाइप होने वाला है जो टेक्स्ट होने वाला है। अब बेस URL जो है वो किधर से मिलेगा अपने को, हमारी जो API रन हो रही है इसके अंदर एक फ़ाइल होती है लॉन्च सेटिंग्स बोल के, HTTPS के अंदर जो है वो URL पे हम कॉल करने वाले, तो यही उसकी URL है। बेस URL बोल के एक वेरिएबल बना देता, सेव किया। अब ये API सर्विस जो है वो रजिस्टर कंपोनेंट में हमें लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर में आएंगे, API सर्विस इंपोर्ट, रजिस्टर में नीचे, और जो ये API सर्विस में हमने पोस्ट मेथड भेजी थी ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जर्वेबल, तो ये हमें यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, और वो यहाँ पे हम फेच करेंगे API सर्विस डॉट रजिस्टर। ये सब्सक्राइब एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा जिसे हम सब्सक्राइब करेंगे, और इसमें हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे। इसको हमें पैरामीटर सेंड करना होगा यूज़र। अब जो वैल्यू आएगी वो हमें स्नैक बार में डिस्प्ले करना है नीचे, तो उसके लिए एंगुलर मटेरियल का स्नैक बार भी हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। मैट स्नैक बार इंपोर्ट कर दिया। जैसे इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे ओपन मेथड कॉल करना है, इसमें जो भी हम डालेंगे इनपुट देंगे वो कॉल होगा, और अगर इसके साइड में बटन चाहिए तो हम बटन भी, क्योंकि ये बटन क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो app.config की फाइल है, यहाँ पे हमने राउट्स को प्रोवाइड किया था बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डाल दिया प्रोवाइड HTTP क्लाइंट बोल के, तो ये मेथड डाल दिया तो पूरे एप्लीकेशन में HTTP क्लाइंट हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बस इतना करना है अगर 17 यूज़ कर रहे हैं तो, वरना नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं आप 16 या उसके पहले वाला, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, आपका काम चल जाएगा। तो अब इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ। अब रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखिए मैंने यहाँ पे डीबग पॉइंट लगा के रखा है, तो यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए। हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी, तो ये कॉर्स वाला एरर आ रहा है, आपको आ चुका होगा अगर आपने पहले एंगुलर में बनाया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एंगुलर जब रिक्वेस्ट भेजता है तो अलग डोमेन से भेजता है, और ये उसी डोमेन ये अलग अलग डोमेन से एक्सेप्ट नहीं करता ये ASP.NET को। तो हमें बस ये इस IIS सर्वर को बताना है कि अगर लोकल होस्ट 4200 से कोई रिक्वेस्ट आए तो उसे एक्सेप्ट करो। तो उसके लिए बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कॉर्स ऐड पॉलिसी, कोई भी नाम डाल देता हूँ मैं, विथ ओरिजिन्स। यहाँ पे URL डाल देंगे, अलाउ एनी हेडर, अलाउ एनी मेथड। तो वो इस URL से जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो कौन सा भी हेडर हो या कौन सा भी मेथड हो सब अलाउ कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक मिडलवेयर डालना पड़ेगा यूज़ कॉर्स बोल के, तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी ये वाली जो पॉलिसी अभी हमने बनाई यहाँ पे ये यूज़ हो जाएगी। तो ये पॉलिसी क्या बोलती है कि इस ओरिजिन से कोई भी रिक्वेस्ट आई तो उसे एक्सेप्ट कर लो, बाकी की नहीं करेगा। तो अभी देखिए HTTP पोस्ट मेथड तो बनाया, लेकिन यहाँ पे मैंने नाम नहीं डाला
एंड पॉइंट का। तो ये रजिस्टर बोल के नाम डालता हूँ, वापस रन। तो अपनी जो बेस URL है इसमें थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, इसके आगे होता है API और स्लैश, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अब रजिस्टर, तो अब देखिए ये डिबग पॉइंट हिट हो चुका है और यूज़र में आए हम, तो यहाँ पे जो भी मैंने टेस्ट वाले सब डाले थे वो अब बराबर आ चुके। क्रिएटेड ऑन जो है वो आज की डेट आ जाएगी और रिटर्न कर देंगे हम मैसेज। तो जैसे रिटर्न, यहाँ पे देखिए स्नैक बार में मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, अकाउंट हैज़ बीन सेंड फॉर अप्रूवल। अब मैं डेटाबेस खोलता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टेस्ट का डेटा इंसर्ट हो चुका है, लेकिन ईमेल सेंड नहीं हुआ। तो ईमेल कैसे सेंड करने का वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो देखिए ये जब भी आपको कोई ईमेल सेंड करना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है SMTP सर्वर की, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम SMTP सर्वर वगैरह बना के दें। तो गूगल ने ऑलरेडी अपना SMTP सर्वर बना के रखा है, तो वो SMTP सर्वर पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे जो भी हमें बॉडी भेजने की ईमेल की, और वो SMTP सर्वर फिर आगे का ईमेल सेंड कर देगा। तो मैं यहीं पे एक नया क्लास बना देता हूँ, ईमेल सर्विस बोल के। ये क्लास बन गया ईमेल सर्विस। पब्लिक मेथड डाल देंगे सेंड ईमेल, ये इनपुट लेगा टू ईमेल, सब्जेक्ट और बॉडी इनपुट ले लेगा। अब क्योंकि वो फ्रॉम ईमेल हमारा सेम होने वाला है तो मैं यहीं पे वो डाल देता हूँ, कॉन्स्टेंट्स बोल के एक। यहाँ पे मैं मेरा खुद का ईमेल डालता हूँ क्योंकि मैं खुद के ईमेल से सेंड करने वाला हूँ। अब यही ईमेल हम ये ईमेल सर्विस में एक्सेस करेंगे। ये इंजेक्ट कर लिया है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी बना दी। यहाँ पे फ्रॉम ईमेल मैंने एक्सेस कर लिया, तो ये होगा न्यू मेल मैसेज। तो ये देखिए आपको कुछ अलग इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, system.net.mail में ऑलरेडी एक क्लास अवेलेबल है। इसके अंदर एक फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसमें हम मेल एड्रेस डाल के फ्रॉम ईमेल कर देंगे। सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट का पैरामीटर आया है वो बॉडी में ये, और बॉडी जो है वो हम HTML के हिसाब से डालेंगे। तो ये HTML का एक मैसेज बन गया। टू का ईमेल जो है वो भी डालना है हमें, ये मैसेज.to। अब टू जो है वो एक नहीं होगा, इसमें बहुत सारे ईमेल हो सकते हैं, इसलिए इसके अंदर एक मेथड होता है ऐड बोल के। तो अब ये हमारा मैसेज पूरा बन चुका है, अभी हम इसे सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए SMTP क्लाइंट, न्यू SMTP क्लाइंट, और यहाँ पे हमें एड्रेस डालना पड़ेगा smtp.gmail.com, ये मेन एड्रेस है। और इसके अंदर जो पोर्ट होगा वो 587, एनेबल SSL ट्रू कर देंगे। तो SMTP client.send। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसे होगा तो ये जो फ्रॉम ईमेल है ये मैं किसी का भी ईमेल डाल दूँ, मुझे जो मेरे दोस्त का ईमेल आईडी पता है उसका ईमेल आईडी डाल दूँगा और कुछ भी सेंड कर दूँगा किसी को भी, तो ऐसे तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गूगल ने एक पासवर्ड का फीचर डाला है कि हमें जिस भी ईमेल आईडी से ईमेल सेंड करना है उसके अकाउंट में एक पासवर्ड बनाया जाएगा और वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा क्रेडेंशियल्स में, उसके बिना मैसेज सेंड होगा ही नहीं। ईमेल होगा अपना ये यूज़र नेम और आगे होगा इसका पासवर्ड। SMTP का जो सर्वर है गूगल का वो चेक करेगा कि इस ईमेल के अकाउंट में यही पासवर्ड है कि नहीं, अगर है तभी ईमेल सेंड करो वरना सेंड होगा ही नहीं। उस ईमेल पे साइन इन करके दिखाना पड़ेगा आपको किस तरीके से पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे आना है हमें, तो यहाँ पे आपको आना है सिक्योरिटी पे। तो सिक्योरिटी पे आपको नीचे दिख रहा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उस पर क्लिक करिए। अगर यहाँ पे आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐप पासवर्ड्स मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे हम अलग अलग पासवर्ड डाल सकते हैं। तो अभी मैं ऐप का नाम डालता हूँ, कुछ भी ईमेल वगैरह, अभी ऊपर मैंने SMTP डाल के रखा है और क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही क्रिएट होगा देखिए मुझे ये पासवर्ड मिल चुका है। मैंने ऑलरेडी मेरा खुद का पासवर्ड बना के रखा है, वही यूज़ करने वाला हूँ। तो वो जो पासवर्ड बना उसे आप कॉपी कर लीजिए अपने अकाउंट का और ऐप सेटिंग्स में स्टोर करके रखिए, यहाँ पे वो डाल के रखिए। मैं अभी मेरा पासवर्ड डालता हूँ, तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अब ईमेल सर्विस में फ्रॉम ईमेल के नीचे सेम कांस्टेंट बोल के ईमेल अकाउंट पासवर्ड हम फेच करेंगे, यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। हमारा कोड बस इतना ही था। तो अब मैं ईमेल सेंड करके देखता हूँ यहाँ से लाइब्रेरी कंट्रोलर से। तो अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ सब्जेक्ट जो सेंड करने का अकाउंट क्रिएटेड। उसके बाद जो बॉडी हमने HTML की सेट की थी तो ये बॉडी डाल दिया, यहाँ पे मैंने HTML के टैग डाल दिए, गैप देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देंगे। ईमेल सर्विस हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल, टू ईमेल आएगा यूज़र डॉट ईमेल, फिर सब्जेक्ट और बॉडी हमारी वही आ जाएगी। और ये जो ईमेल सर्विस था उसे हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा, ऐड स्कोप्ड ईमेल सर्विस। अब मैं इसको रन करता हूँ
तो अब मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ईमेल सेंड होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 1 या 2 सेकेंड, और ये ईमेल सेंड हो गया। ईमेल में देखूँगा तो ये देखिए ईमेल आ चुका है मेरे, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, वी हैव सेंट। तो अब ईमेल भी अपना आ रहा है बराबर, तो ये रजिस्टर का काम हो चुका है। अब हम लॉगिन में JWT ऑथराइजेशन किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे। तो JWT का टोकन क्रिएट करने के लिए आइडेंटिटी मॉडल्स डॉट टोकन और आइडेंटिटी मॉडल्स डॉट टोकन डॉट JWT ये लगेगा। और जो रिक्वेस्ट आने वाली है ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं ये चेक करने के लिए ऑथेंटिकेशन डॉट JWT bearer नाम का पैकेज है, वो 3 इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो नूगट पैकेज मैनेजर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट आइडेंटिटी मॉडल्स ये इंस्टॉल करूँगा, और टोकन्स डॉट JWT है वो भी इंस्टॉल करेंगे, और JWT ऑथेंटिकेशन डॉट JWT bearer तीनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये JWT सर्विस का क्लास बना दिया है। तो JWT टोकन को यूज़ करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक है सीक्रेट की और दूसरा है जो कि एनकोडिंग करने के लिए यूज़ होगी, और दूसरा है ड्यूरेशन कि कब तक ये टोकन वैलिड रहेगा। तो वो दोनों चीज़ें ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में हम डाल देंगे। यहाँ पे JWT का सेक्शन बना दिया कि ये कोई भी की है गूगल पे मिल जाएगा, और ड्यूरेशन मैंने 60 मिनट्स का रख दिया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैं कोड या आई कॉन्फ़िगरेशन इंजेक्ट कर लेता हूँ और उधर से JWT की ले ली की में से। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे पब्लिक, तो जो यूज़र लॉगिन कर रहा है वो यूज़र का पूरा इन्फॉर्मेशन लो और उसे एनकोड करके टोकन में बनाकर रिटर्न कर दो स्ट्रिंग में। अब देखिए सबसे पहले हमें जो भी अभी हमने स्ट्रिंग में की डाली थी ऐप सेटिंग्स में, उस की को यूज़ करके एक सिमेट्रिक सिक्योरिटी की बनानी पड़ेगी। तो न्यू, अब ये सिमेट्रिक सिक्योरिटी की क्या है कि जब भी JWT टोकन बनाएंगे हम तो शुरुआत में उसकी एक साइनिंग की डालना पड़ता है, जो कि बाद में जब भी API रिक्वेस्ट से टोकन आता है UI से तो वो की और हमने जो की बनाई उसको मैच कर दिया जाएगा। अगर दोनों सेम है तो वैलिड है ऐसा देखा जाएगा। तो वो साइन इन की बनाने के लिए हमें पहले सिमेट्रिक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब उसके बाद साइनिंग की बनाएंगे, साइनिंग क्रेडेंशियल्स, उसमें की डाल देंगे और एल्गोरिदम ये 256 वाला एल्गोरिदम हम लगा देंगे। बहुत कॉमन एल्गोरिदम है, यही लगाकर हम एक साइनिंग की बना देंगे एनकोड करके। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है JWT टोकन का वो होता है क्लेम्स, यानी कि जो डेटा उस टोकन के अंदर एनकोड होने वाला है वो डेटा, यूज़र का डेटा। अब जो हमारे क्लेम होते हैं बेसिकली वो की वैल्यू पेयर होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा यूज़र ID या डायरेक्ट ID डाल देंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम क्रिएटेड ऑन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम टोकन के अंदर डाल के UI में सेंड करेंगे ताकि बाद में जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम UI से ही इसे एक्सेस कर पाएंगे। अब इसमें कैसे डालना है, यूज़र का ID लो, ये इंटीजर है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो इस तरीके से बाकी सारी फील्ड्स मैंने भर दिया है। अब क्लेम्स बन गया, न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर इशूअर। इशूअर मतलब कौन इस JWT टोकन को बना रहा है, तो अभी के लिए मैं इसको लोकल होस्ट बना देता हूँ। फिर ऑडियंस, ये भी लोकल होस्ट। क्लेम्स अभी जो हमने बनाया वो नॉट बिफोर, मतलब अगर कोई डेट पास्ट वाली सेंड करेगा तो वो इनवैलिड होगा। एक्सपायर्स ड्यूरेशन, अब ये देखिए एक्सपायर्स मतलब अभी की जो डेट है उसमें इतने मिनट्स ऐड कर दो ड्यूरेशन जितने, तो जो भी आएगा वैल्यू वो एक्सपायरी डेट होगा। तो 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा ऐड कर देगा तो 1 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। और लास्ट में हम साइन इन की डाल देंगे, लेकिन ये JWT टोकन का टाइप अलग है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोकन हैंडलर राइट टोकन करेंगे तो स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा JWT टोकन, तो स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा राइट टोकन और रिटर्न कर देगा। तो अब टोकन बन गया और आ जाएगा। लेकिन अब ये जो इशूअर है तो जब भी कोई टोकन बनाएगा, जब टोकन इनपुट आएगा API रिक्वेस्ट से, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने जो इशूअर सेट किया था वही इशूअर उधर भी आया है कि नहीं। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें एक्चुअल में चेक करनी भी है। अगर इशूअर नहीं चेक करना हुआ तो वो हमें फॉल्स सेट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम program.cs में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ASP.NET Core में हमें पहले ऑथेंटिकेशन ऐड करना पड़ेगा। services.add ऑथेंटिकेशन, JWT bearer एक्सटेंशंस, JWT bearer defaults डॉट ऑथेंटिकेशन सीखिए, ऐड JWT bearer। अब यहाँ पे ऑप्शंस डाल के कॉन्फ़िगर करेंगे। टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स, यहाँ पे एक एक करके पैरामीटर्स डालना चालू करेंगे।
अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि वैलिडेट इशूअर इक्वल टू ट्रू। अब हमने ट्रू कर दिया तो इशूअर वैलिडेट होगा, वैलिडेट ऑडियंस इक्वल टू ट्रू। वैलिड इशूअर जो है वो होगा लोकल होस्ट। तो अगर UI से कोई भी वैल्यू आई उसमें लोकल होस्ट नहीं होगा तो रिटर्न कर देगा वापस अनऑथराइज्ड बोल के। और सेम इसी के जैसा ऑडियंस का भी लोकल होस्ट। कॉन्फ़िगरेशन से वापस वही की लेंगे और साइन इन की बना देंगे और ये क्लॉक्स क्यू को 0 कर देंगे। तो ये इनिशियल पैरामीटर्स यहाँ पे सेट हो चुके हैं। और अभी जो हमने JWT सर्विस बनाई उसको भी मैं स्कोप्ड करके ऐड कर देता हूँ। और जो ये ऑथेंटिकेशन है, ये जो मिडलवेयर दिख रहा है ऑथराइजेशन, इसी के अंदर ये कॉल हो जाएगा। तो हमें अगर ये आपका दिख नहीं रहा है तो ये ऐड कर दीजिए। तो मैं इसको रन करता हूँ। फिर उसके लिए हमें लॉगिन का एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो लॉगिन का एंड पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा, HTTP गेट लॉगिन, और इनपुट मिलेगा हमें स्ट्रिंग ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या चेक किया है कि यूज़र्स के अंदर कोई ऐसा ईमेल और पासवर्ड वाला फील्ड है कि नहीं। अगर है तो रिट्रीव करो। अब जब रिट्रीव हो जाता है तो हम डायरेक्टली ओके नहीं सेंड करने वाले, हमें चेक करना है कि यूज़र डॉट अकाउंट स्टेटस अनअप्रूव्ड है कि नहीं। क्योंकि अगर ऑलरेडी अनअप्रूव्ड है और लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो अनअप्रूव्ड ही होगा। अब अगर सब बराबर हुआ तो JWT टोकन रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें JWT सर्विस भी चाहिए। JWT सर्विस जनरेट टोकन, और ये यूज़र सेंड कर देंगे। ये अपने को स्ट्रिंग का टोकन रिटर्न करेगा। तो अब देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। अब UI में आया। अब लॉगिन कंपोनेंट में देखिए वापस यहाँ पे हमें API सर्विस डालनी पड़ेगी क्योंकि हमने डाला नहीं है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया लॉगिन का फंक्शन, और ये पैरामीटर हम एनी रखेंगे, HTTP पैरम्स अपेंड ईमेल, कुछ इस तरीके से ये अपेंड हो जाएगा। तो बेस URL लॉगिन पैरामीटर्स यहाँ पे सेंड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और रिस्पॉन्स टाइप टेक्स्ट होगा। सेव कर लिया, और यही हमें यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहले रिस्पॉन्स जो है वो मैं कंसोल में डिस्प्ले करता हूँ। लॉगिन तो अनअप्रूव्ड बोल के आया क्योंकि हमने शुरुआत में अनअप्रूव्ड कर दिया था, लेकिन एडमिन जो है वो अनअप्रूव्ड नहीं है, तो वो मैं डाल देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास टोकन आ गया। तो JWT सर्विस एकदम बराबर काम कर रहा है। तो यही टोकन जो रिट्रीव हुआ वो टोकन अब हम ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देंगे। ये रिस्पॉन्स नॉट फाउंड आ सकता है। अगर आया तो स्नैक बार से क्रेडेंशियल्स आर इनवैलिड, लेकिन अगर अनअप्रूव्ड हुआ तो योर अकाउंट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय एडमिन, और अगर वो दोनों भी नहीं हुए तो एल्स में आकर लोकल स्टोरेज में एक्सेस टोकन नाम से इसको सेव कर देंगे। तो अब देखता हूँ मैं सेव होता है कि नहीं। अभी के लिए लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है। सेव किया, ये देखिए एक्सेस टोकन सेव हो गया। अब जैसे ही हमें सेव हो गया, हमें नेविगेट करना है होम पेज पे, और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे देखा होगा नैव आइटम्स जो है वो उस हिसाब से डिस्प्ले होने चाहिए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें API सर्विस में एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लॉगिन कंपोनेंट में जब भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम सेंड कर देंगे लॉग्ड इन बोल के, और नेविगेशन का कंपोनेंट है वहाँ पे हम इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे API सर्विस डॉट यूज़र स्टेटस लॉग्ड इन। अब पेज साइड नाव में आता हूँ, यूज़र स्टेटस को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये स्टेटस अगर लॉग्ड इन हुआ तो क्या करना है। अगर लॉग्ड इन हुआ तो सबसे पहले तो हमें नेविगेट करना है होम पेज पे। तो नेविगेट करने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम राउटर को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, राउटर डॉट नेविगेट बाय URL। तो ये होम पेज पे जाएंगे। अब हमें ये नैव आइटम्स जो है वो डिस्प्ले करने हैं। अब उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा यूज़र जो लॉग्ड इन है वो एडमिन है कि स्टूडेंट है। तो वो कैसे होगा, ये क्लेम्स डाले थे। तो यहाँ से हम अकाउंट यूज़र का टाइप ले सकते हैं क्योंकि टोकन के अंदर है, लेकिन टोकन ऑलरेडी स्ट्रिंग में इनकोडेड है, तो वो हमें पहले डिकोड करना पड़ेगा। अब JWT टोकन डिकोड करने के लिए भी एक पैकेज हमें एंगुलर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो पैकेज का नाम मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। ये कमांड आपको रन करना है। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। जैसे ही पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ऐप कंपोनेंट में आ जाइए। पुराने एंगुलर में कैसा था कि ऐप मॉड्यूल में सब कुछ इंपोर्ट हो जाता था, तो मुझे लगा ऐप कंपोनेंट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐप कॉन्फ़िग में आपको इंपोर्ट प्रोवाइडर्स फ्रॉम ये मेथड करना पड़ेगा और उसके अंदर ये कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि जब भी हम API रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ऑटोमेटिकली ये टोकन एक्सेस करके रिक्वेस्ट में डाल दिया जाएगा
और यही पैकेज उसी टोकन को डिकोड भी कर पाएगा। API सर्विस, तो यहाँ पे वो JWT की हेल्पर सर्विस जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये फंक्शन बना दिया है मैंने नया, इज़ लॉग्ड इन। तो JWT से हेल्पर सर्विस में मेथड है इज़ टोकन एक्सपायर्ड, तो वो जो एक्सपायर की डेट हमने सेट की थी वो चेक करेगा। अगर टोकन है और एक्सपायर्ड भी नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू कर दो, और अगर टोकन है ही नहीं सबसे पहले तो आगे का चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट फॉल्स करेगा। models.ts बोल के फाइल, और उसमें ये क्लास मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। सेम मैंने बैकएंड में जो किया था वही यहाँ पे यूज़र का एक मॉडल बना के पेस्ट कर दिया। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते, सेम है। अब यही हम यहाँ पे या तो यूज़र या तो नल रिटर्न करेंगे। इफ़ यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन रिटर्न नल। अब टोकन को अगर डिकोड करना हो तो JWT सर्विस का डिकोड टोकन कॉल करो। तो कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यू को डिकोड कर दिया है। तो ये एक एक प्रॉपर्टी जो हमने क्लेम्स में सेट की थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यूज़र में डाल दिया और वो रिटर्न कर दिया। अब ये काम कर भी रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो जैसे हम नेविगेट करेंगे, यहीं पे मैं console.log कर देता हूँ। तो ये मैं लॉगिन करता हूँ अभी। जैसे ही लॉगिन किया देखिए टोकन आ गया और होम पे मैं नेविगेट हो गया। उसके बाद कंसोल में आऊँगा तो ये देखिए डिकोड होके सारी चीज़ें आ गई, एक्टिव है। ये जो नैव आइटम्स यहाँ पे सेट कर रहे थे हम, इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे इफ़ यूज़र इज़ नॉट नल। पहले हम चेक करेंगे यूज़र एडमिन है कि नहीं, अगर है तो पैनल नेम एडमिन पैनल डाल दो और नैव आइटम्स ये सारे। यूज़र टाइप अगर स्टूडेंट हुआ तो स्टूडेंट पैनल और 2 ही नैव आइटम्स। और ये पूरा हम चेक कर रहे हैं यूज़र अगर लॉग्ड इन हुआ तो। लेकिन अगर हमने लॉग ऑफ कर दिया तो वो भी हम वैल्यू सेंड करने वाले। तो अगर यूज़र का स्टेटस लॉग ऑफ है तो नेविगेट करो लॉगिन पेज पे और नैव आइटम्स नल कर दो, तो वो इनविजिबल हो जाएंगे। तो अब देखिए होम पेज पे नॉट फाउंड, लॉगिन नहीं किया। तो देखिए अब ये हो कि इसलिए नहीं रहा क्योंकि बैकएंड से जब हम यूज़र टाइप सेंड कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन सेंड कर रहे हैं हम, और यहाँ पे इंटीजर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मतलब ये ऐसे होगा कि कमेंट करके दिखाता हूँ, यूज़र टाइप कोलन एडमिन, इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये जो यूज़र टाइप है इसको की के हिसाब से देखो और फिर टाइप ऑफ यूज़र टाइप, यानी कि यूज़र टाइप में टाइप कास्ट करो तो एडमिन का यूज़र टाइप हो जाएगा। और यूज़र टाइप के अंदर जो एडमिन है ऐसा अगर सेंड करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट इसका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन सेंड करेगा जो कि है 1। तो कुछ इस तरीके से इसका वैल्यू होगा। सेव कर दिया तो देखिए अब ये बराबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, एडमिन पैनल भी डिस्प्ले हो रहा है। और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो स्टूडेंट हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट डाल के रखा था। और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो एम्प्टी इसलिए रहेगा क्योंकि जब ये कंपोनेंट लोड हो रहा है तब हम कोई वैल्यू इसमें सेट नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है कि जब ये पूरा एप्लीकेशन लोड होगा तो वापस चेक करना है कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। तो अगर यूज़र लॉग्ड ऑफ है तो ऑथ पैनल नेम। तो अब जाऊँगा मैं app.component.ts में, यहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ng on init। API सर्विस इंपोर्ट कर लिया। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो लॉगिन स्टेटस होगा, वरना लॉग ऑफ स्टेटस होगा। और फिर API सर्विस में जो हमने ऑब्जर्व ये बना के रखा था यूज़र स्टेटस का सब्जेक्ट, उसमें वैल्यू सेंड कर दो स्टेटस की, जब भी लोड हो जाएगा तब। जो रिफ़्रेश होने के बाद देखिए अब ऑलरेडी लॉगिन था तो एडमिन आ जाएगा। अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो लॉग आउट भी होना चाहिए। लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉग आउट पे कॉल होना चाहिए। लॉग आउट करने का बेसिक मतलब है कि टोकन हमने डाला था बस उसको रिमूव कर दो। तो लॉग आउट मतलब रिमूव कर दो एक्सेस टोकन और यूज़र स्टेटस में लॉग ऑफ सेंड कर दो, बस इतना ही करना है। API सर्विस इंजेक्ट किया, अगर लॉग आउट पे क्लिक कर दिया तो लॉग आउट पे सेव कर दो। दूसरी चीज़ भी है कि अगर हेडर के आप HTML में जाएंगे तो ये हमने हार्ड कोड करके रखा था। अभी के लिए देखिए एडमिन साइन इन है लेकिन हाय मुझे मेरा नाम दिख रहा है, तो इसको हटाओ और यहाँ पे वेरिएबल बनाओ नेम बोल के, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे नेम। और API सर्विस से यूज़र स्टेटस को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम देखेंगे इफ़ लॉग्ड इन। तो और एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं लॉग्ड इन बोल के, ये इसलिए होगा क्योंकि अगर लॉगिन नहीं है तो वो नेम वाला जो फील्ड है हाई बोल के लिखा है हमने, ये फील्ड ही हम डिसेबल कर देंगे। तो API सर्विस से गेट यूज़र इन्फो और यूज़र का नेम इसमें फिल कर दो अगर लॉगिन है तो, और अगर लॉगिन नहीं है तो इसको फॉल्स कर दो और नेम को एम्प्टी कर दो। इफ़ लॉग्ड इन, कुछ इस तरीके से इफ़ कर दिया तो ये निकल गया। अब वापस मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ admin@gmail.com एडमिन, लॉगिन किया तो ये देखिए बराबर आ गई।
हाई एडमिन आ गया। लेकिन ये बाकी के देखिए सारे फील्ड्स आ चुके हैं और लॉगिन हमारा बराबर काम कर रहा है। लॉग आउट कर दूंगा तो सब कुछ ये ऑथ पैनल हो जाएगा और यहाँ पे ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑथराइजेशन का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप रुके इधर तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का वीडियो जो स्टूडेंट पैनल होगा और एडमिन पैनल होगा वो अगली वीडियो में डाल दूंगा, वो भी ज़रूर देखें। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना।